नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में किसी को भी हैरान कर दे। दक्षिण भारतीय मंदिर। इनका विशाल आकार और इनकी उम्र दोनों ही बेहद चमत्कारिक हैं। देखिए, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसने सदियों तक वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर की दिशा तय की। तो चलिए, पूरे उत्साह के साथ सीधे इस शानदार सफर पर निकलते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले द्रविड़ शैली को समझेंगे, उसके बाद इस वास्तुकला की संरचना देखेंगे, फिर पल्लव वंश की शुरुआती कोशिशें, चोल वंश की बेहतरीन कलाकृतियां और आखिर में विजयनगर के दौर में हुए विकास को जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, द्रविड़ शैली को परिभाषित करना। प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला को दरअसल अलग अलग भौगोलिक हिस्सों के हिसाब से बांटा गया है। उत्तर और दक्षिण भारत की शैलियों के बीच का फर्क समझना सच में बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ उत्तर भारत की नागर शैली है, जिसके टावर काफी ऊंचे और ऊपर की तरफ घुमावदार होते हैं और यहाँ आमतौर पर कोई बड़ी चारदीवारी नहीं होती। दूसरी तरफ दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली है। यहाँ के टावर एकदम अलग हैं। ये पिरामिड के आकार के होते हैं और सीधे सीढ़ीदार तरीके से ऊपर उठते हैं। साथ ही ये मंदिर विशाल चारदीवारी के अंदर बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। बड़ा बेसिक सा फर्क है, पर यही वो नींव है जिस पर पूरी वास्तुकला टिकी है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, वास्तुकला की संरचना। किसी भी नई चीज को गहराई से समझने के लिए उसकी शब्दावली जानना जरूरी है, राइट? तो चलिए अपना आर्किटेक्चरल टूल किट तैयार करते हैं। सबसे पहला और जरूरी शब्द है विमान। ये मुख्य गर्भगृह के ठीक ऊपर वाला टावर होता है, जो एक सीढ़ीदार पिरामिड की तरह ज्यामितीय आकार में ऊपर उठता है। अब यहाँ एक आम गलतफहमी दूर कर लेते हैं। दक्षिण भारत में शिखर का मतलब पूरा टावर नहीं होता। शिखर सिर्फ उस मुकुट या गुंबद को कहते हैं जो विमान के सबसे ऊपरी हिस्से पर रखा जाता है। ये एक ऐसी डिटेल है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद आता है गोपुरम। ये मंदिर की सबसे बाहरी चारदीवारी के बिल्कुल बीचों बीच बना एक बेहद बड़ा और शाही प्रवेश द्वार होता है। इसे सिर्फ एक एंट्री गेट मत समझिए, ये उस पवित्र परिसर में दाखिल होने का एक बहुत ही प्रतीकात्मक और ग्रैंड रास्ता है। और हाँ, ये इतने विशाल होते हैं कि अक्सर दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। अगला हिस्सा है मंडप। मुख्य गर्भगृह तक पहुंचने से ठीक पहले जो खंभों वाला हॉल या बरामदा आता है ना, उसे मंडप कहते हैं। यह बेसिकली एक गैदरिंग स्पेस है। यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, पूजा पाठ और उत्सव मनाए जाते हैं। ये अंदर के पवित्र कक्ष से जुड़ा हुआ एक बहुत ही जीवंत हिस्सा होता है। इन 3 मुख्य हिस्सों के अलावा एक पूरे द्रविड़ मंदिर परिसर में कुछ और चीजें भी लाजमी हैं, जैसे एक सुरक्षित चारदीवारी, गर्भगृह के दरवाजे पर खड़े भयंकर दिखने वाले द्वारपाल, परिसर के अंदर एक बड़ा सा जल भंडार जिसे कल्याणी या पुष्करणी कहा जाता है, और मेन मंदिर के आसपास कई छोटे सहायक मंदिर। कभी-कभी पता है क्या होता है, जो सबसे पुराने और पवित्र गर्भगृह होते हैं वो इन विशाल परिसरों के अंदर सबसे छोटी संरचनाएं होती हैं, क्योंकि उन्हें सबसे पहले बनाया गया था। आप जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये हमारी आज की यात्रा का मैप है। हम 7वीं शताब्दी के पल्लव वंश से शुरू करेंगे, फिर 11वीं शताब्दी में चोल वंश के मास्टरपीस देखेंगे और आखिर में 14वीं शताब्दी के विजयनगर साम्राज्य तक जाएंगे। तो आते हैं भाग 3 पर, पल्लव अग्रदूत। चलिए देखते हैं इन शुरुआती निर्माताओं ने क्या कमाल किया। पल्लवों का सफर किसी टेक्नोलॉजिकल लीप से कम नहीं था। उन्होंने सीधे पत्थर की बिल्डिंग बनाना शुरू नहीं किया। पहले उन्होंने पहाड़ों को काटकर खंभों वाले हॉल बनाए, फिर थोड़ा और आगे बढ़े और महाबलीपुरम जैसी जगहों पर एक ही विशाल चट्टान को तराशकर अखंड यानी मोनोलिथिक मंदिर बनाए। और आखिरकार उन्होंने बिना किसी गारे या मोर्टार के एक के ऊपर एक पत्थर रखकर स्वतंत्र रूप से खड़े मंदिर बनाने की तकनीक निकाल ली। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को क्लियर करना जरूरी है। लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़े मंदिर बनाने की शुरुआत चोल वंश ने की थी, लेकिन असल में विशाल मंदिर परिसर और भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने की नींव पल्लवों ने ही रखी थी। कांचीपुरम के पल्लव मंदिरों में मौजूद भगवान विष्णु की विशाल मूर्तियां इस बात का बिल्कुल ठोस प्रमाण है। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, चोल उत्कृष्ट कृतियां। ये इस वास्तुकला के लिए भव्यता का युग था। चोल साम्राज्य ने क्या हासिल किया, इसे समझने के लिए राजराजा चोल द्वारा तंजौर में बनवाए गए बृहदीश्वर मंदिर को देखना ही काफी है। जैसा कि इस कोट में लिखा है,
ये मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला के बिल्कुल शिखर पर है। ये सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं थी, ये चोल साम्राज्य की अकूत दौलत, उनकी ताकत और उनकी इंजीनियरिंग स्किल का एक जीता जागता सबूत था। और इस स्केल का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 80 टन। तंजौर के इस मंदिर का विमान लगभग 66 मीटर ऊंचा है और इसके सबसे ऊपर जो शिखर रखा है वो ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से बना है जिसका वजन 80 टन है। एक बार सोचिए, 1000 साल पहले बिना किसी क्रेन या मॉडर्न मशीन के 80 भारी भरकम हाथियों के बराबर वजन को इतनी ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया होगा। ये सच में दिमाग को हिला देने वाला इंजीनियरिंग का चमत्कार है। चोल आर्किटेक्ट्स ने कई नए प्रयोग किए। उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए पूरी तरह से पत्थर का इस्तेमाल शुरू किया, एंट्री गेट्स पर पौराणिक कथाओं की बेहतरीन नक्काशी की। लेकिन उनका सबसे बड़ा इनोवेशन था सेंट्रल विमान की ऊंचाई को इतना बढ़ा देना कि वो पूरे कॉम्प्लेक्स का मेन फोकस बन गया। इसके अलावा मंदिर को सजाने के लिए नटराज जैसी कांसे यानी ब्रॉन्ज की मूर्तियों का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब चोल कलाकारों ने इतने ऊंचे और विशाल टावर बना दिए, तो उनके बाद आने वाले आर्किटेक्ट्स के पास क्या बचा? वो इससे आगे क्या कर सकते थे? चोलों के इन विशाल टावर से भी ग्रैंड कुछ कैसे बनाया जा सकता था? जवाब सच में बहुत क्रिएटिव था। बाद के आर्किटेक्ट्स ने आसमान को छूने का एक बिल्कुल नया तरीका ढूंढा। उन्होंने बीच के मुख्य मंदिर को बड़ा बनाने के बजाय बाहरी प्रवेश द्वारों यानी गोपुरम को इतना विशाल बनाना शुरू कर दिया कि उनके सामने मेन गर्भगृह छोटा लगने लगा। उन्होंने लिटरली मंदिरों का पूरा स्काईलाइन ही बदल कर रख दिया। और इसके साथ हम आते हैं भाग 5 पर, विजयनगर का विकास, जिसने इन मंदिरों को और नई ऊंचाइयां दी। विजयनगर शैली दरअसल पिछली सभी शैलियों का एक जबरदस्त मिक्सचर थी। इनकी सबसे बड़ी पहचान थी आसमान छूते हुए राय गोपुरम, जो मीलों दूर से दिखाई देते थे। उन्होंने बड़े और बेहद सजे हुए कल्याण मंडप बनाए जहां शादियां और उत्सव होते थे। एक और खास बात थी इनके खंबे, जिन पर सरपट दौड़ते घोड़ों या पौराणिक याली जीवों की गजब की नक्काशी होती थी। और क्योंकि उस दौर में बाहरी हमलों का डर हमेशा बना रहता था, इसलिए इमारतों को मजबूत रखने के लिए सख्त ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया। चोल काल में जो मुख्य विमान सबसे ऊंचा होता था, वो कॉन्सेप्ट विजयनगर काल तक आते आते बिल्कुल पलट गया। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, विजयनगर दौर तक गोपुरम आकार में इतने बढ़ गए थे कि वे 4 दीवारी के अंदर मौजूद बहुत छोटे मंदिरों पर हावी हो गए थे। यह डिजाइन के तरीके में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ था। तो अगर इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को एक साथ रखकर देखें, तो हर वंश ने इस एक ब्लूप्रिंट को अपने अनोखे तरीके से आगे बढ़ाया। पल्लवों ने पत्थर के स्ट्रक्चरल मंदिर बनाने की हिम्मत दिखाई, चोल आर्किटेक्ट्स ने उस आइडिया को लिया और आसमान छूते विमान बनाकर उसे परफेक्शन तक पहुंचाया, और फिर विजयनगर साम्राज्य ने मुख्य मंदिर के बजाय बाहरी गोपुरम और मंडपों पर फोकस करके उन्हें शाही ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। हर दौर ने दक्षिण भारत के नक्शे पर अपनी एक परमानेंट छाप छोड़ी है। आज भी ये स्मारक सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज खंडहर नहीं है, ये आज भी पूरी तरह जीवंत और सक्रिय जगह है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज से 1000 साल पहले शुरू हुआ ये आर्किटेक्चर का ब्लूप्रिंट आगे चलकर कैसा रूप लेगा? आने वाली पीढ़ियां इस लाजवाब ऐतिहासिक विरासत को कैसे अपनाएंगी और नए जमाने के हिसाब से कैसे ढालेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।